डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज की कक्षा में हम त्यागपत्र उपन्यास से संबंधित इस इकाई में त्यागपत्र उपन्यास के देशकाल और वातावरण के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं। त्यागपत्र उपन्यास के अध्ययन हेतु यह चौथी इकाई है। इससे पहले आपने 3 इकाइयों में लेखक परिचय एवं उपन्यास की कथा वस्तु, पात्र चरित्र चित्रण, संवाद एवं कथोपकथन आदि का विस्तार से अध्ययन किया है। किसी भी उपन्यास को ठीक से समझने के लिए उसके तत्वों को समझना आवश्यक होता है। जैनेन्द्र प्रेमचंदोत्तर युग के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। सामान्यतः उपन्यासकार जिस प्रदेश विशेष का वर्णन कर रहा हो, उस प्रदेश के लोगों का, उनके रीति रिवाज का, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनके व्यवहार का उसे पूरा ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ इस काल में प्रचलित विचारधारा का भी उसे ख्याल रखना चाहिए। जिस वातावरण विशेष में वह उपन्यास का सर्जन कर रहा हो, उस वातावरण पर भी उसकी पैनी दृष्टि होनी चाहिए। हालांकि यह सारे गुण एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास में कम ही देखने को मिलते हैं, फिर भी इस तत्व की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उपन्यास में देशकाल और वातावरण कथा की वह आधार भूमि होते हैं जिन पर पूरी कहानी विकसित होती है। इनके बिना उपन्यास अधूरा और असंगत प्रतीत होता है। संक्षेप में हम देखें तो देशकाल का अर्थ है कहानी का स्थान और समय। उपन्यास की घटनाएं जिस स्थान पर घटित होते हैं, जैसे गांव, नगर, देश, विदेश, पहाड़, मैदान, जेल, विश्वविद्यालय आदि। उदाहरण देखें तो प्रेमचंद के उपन्यासों में ग्रामीण भारत का चित्रण दिखाई देता है। काल यानी समय। कथा किस समय की है? प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, स्वतंत्रता पूर्व या स्वतंत्रता उपरांत, वर्तमान या भविष्य की। उदाहरण के रूप में देखें तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय पर आधारित उपन्यास। हम इस तरह से समझ सकते हैं कि देश काल कथा को यथार्थता देता है, पात्रों के आचरण को समझने में सहायता करता है और सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्पष्ट करता है। वातावरण की बात करें तो वातावरण से आशय है उपन्यास में निर्मित मानसिक सामाजिक वातावरण। दुख, संघर्ष, आशा, तनाव। वातावरण पाठक को कथा में डुबो देता है, पात्रों की भावनाओं को जीवंत बनाता है और कथा को प्रभावशाली बनाता है। इससे हम कह सकते हैं कि किसी भी उपन्यास में देश काल कथा की बाहरी संरचना है और वातावरण उसकी आत्मा। दोनों मिलकर उपन्यास को यथार्थ, सजीव और प्रभावपूर्ण बनाते हैं। अब हम उपन्यास में देशकाल और वातावरण के महत्व को देखते हैं। सामान्य रूप से किसी भी देश, प्रदेश या समाज की प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गुण एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास में कम ही देखने को मिलते हैं। फिर भी इस तत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम कह सकते हैं उपन्यास में देशकाल और वातावरण का महत्व सामान्य रूप से किसी भी देश, प्रदेश या समाज की प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियां मिलकर ही देशकाल कहलाती हैं। इस तत्व को अनदेखा करने वाला कोई भी उपन्यास अपने युग के साथ समुचित न्याय नहीं कर सकता। ऐसा माना जाता है कि घटना का स्थान, समय, पात्र का परिवेश तथा चित्रित युग विशेष की विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान उपन्यासकार के लिए जरूरी है। ऐतिहासिक एवं आंचलिक उपन्यासों में
इस तत्व का महत्व स्वयं स्पष्ट है। उपन्यास की सफलता एवं श्रेष्ठता उपन्यास के सभी तत्वों पर परस्पर आधारित हैं। इनका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। कथा वस्तु को यथार्थ रूप देना, अर्थात देश काल और वातावरण उपन्यास की घटनाओं को वास्तविकता से जोड़ते हैं। इससे कथा कल्पनात्मक न लगकर जीवन के निकट प्रतीत होती है। पात्रों के चरित्र को स्पष्ट करना, तो पात्रों का व्यवहार, सोच और संघर्ष उनके देश काल और वातावरण से प्रभावित होता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश के बिना चरित्र अधूरा रह जाता है। सामाजिक और ऐतिहासिक चित्रण, तो उपन्यास के माध्यम से किसी विशेष युग, समाज और परिस्थितियों का सजीव चित्र प्रस्तुत किया जाता है। इससे पाठक उस समय और समाज को समझ पाता है। कथा में सजीवता और प्रभावशीलता, उपयुक्त वातावरण कथा में रस, भाव और संवेदना भर देता है। पाठक स्वयं को कथा का भाग अनुभव करने लगता है। घटनाओं की विश्वसनीयता, तो देश काल की स्पष्टता से घटनाएं स्वाभाविक और तार्किक प्रतीत होती हैं। असंगत या असंभव घटनाओं की संभावना कम हो जाती है। लेखक के उद्देश्य की अभिव्यक्ति, तो लेखक अपने सामाजिक, राजनीतिक या मानवीय संदेश को देश काल और वातावरण के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। इस प्रकार उपन्यास में देश काल और वातावरण कथा की आधारशिला होते हैं। इनके माध्यम से उपन्यास यथार्थ, सशक्त और प्रभावशाली बनता है तथा पाठक के मन पर स्थायी प्रभाव छोड़ता है। अब हम यहाँ पर त्यागपत्र उपन्यास में देश काल एवं वातावरण की बात करते हैं। जैनेन्द्र के त्यागपत्र उपन्यास में देश काल का कितना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आया है, यह देखने की कोशिश हम करते हैं। उपन्यास का नायक प्रमोद है, जो अपनी बुआ मृणाल की व्यथा भरी कहानी कह रहा है। प्रथम पुरुष की शैली में लिखा गया यह उपन्यास आत्मकथा नहीं परंतु जीवनी परक है। इस उपन्यास में ढूंढने पर भी कहीं स्थान का साफ साफ जिक्र नहीं मिलता। इस उपन्यास की कथा 8 अध्यायों में विभाजित है। उससे पहले लेखक ने प्रारंभिक शीर्षक से लिखा है, सर एम दयाल जी इस प्रांत के चीफ जज थे और जजी त्याग कर इधर कई वर्षों से हरिद्वार में विरक्त जीवन बिता रहे थे। उनके स्वर्गवास का समाचार 2 महीने हुए पत्रों में छपा था। पीछे कागजों में उनके हस्ताक्षर के साथ एक पांडुलिपि पाई गई थी, जिसका संक्षिप्त सार पत्रों में छप चुका है। कहानी में स्थानों और व्यक्तियों के नाम और कुछ ऐसे ही विवरण अनिवार्य न होने की वजह से बदल दिए गए हैं या कम कर दिए गए हैं। इस प्रकार कहानी के स्थान का पता नहीं चल पाता, पर हाँ, हरिद्वार में शेष जीवन बिताने वाले जज का जिक्र किया गया है। इसलिए माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड ही मुख्य स्थान होगा। इसी प्रांत के इर्द गिर्द कहानी की घटनाएं घूमती रहती हैं। उदाहरण के लिए प्रथम अध्याय में देखें, हम लोगों का असली घर पछां की ओर था। उसके बाद हम लोगों को इधर पूरब की तरफ जाना पड़ा। उसके बाद बुआ का ब्याह हो गया। ब्याह के बाद पति द्वारा त्यक्ता होने पर बुआ का अलग स्थान पर रहने चले जाना। फिर कोयले वाले के साथ संवेदना से प्रभावित होकर उसके साथ अमुक नगर के अन्य मोहल्ले में जाकर रहना, जहां निचले दर्जे के लोग रहते थे। इस प्रकार जैनेन्द्र ने उपन्यासों में शहरी जीवन को स्वीकार किया है और मध्यम वर्गीय समाज की नारियों की दशा को प्रमुखता दी है। मृणाल कोयले वाले से भी अलग हो जाती है। फिर किसी अन्य स्थान पर डॉक्टर के घर पर छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को पढ़ाती है। स्कूल में नौकरी भी करती है। यह सब स्थान नगर के ही हैं।
प्रेमचंद की तरह जैनेन्द्र गांव या अन्य छोटे अंचलों में नहीं गए। बाह्य साक्ष्य के आधार पर देश काल का निर्धारण, तो त्यागपत्र जैनेन्द्र का तीसरा उपन्यास है जो 1937 में प्रकाशित हुआ था, अर्थात स्वतंत्रता के पूर्व का देश काल इस उपन्यास में वर्णित है। उपन्यास के वर्तमान में प्रमोद है जो जज के स्थान से त्यागपत्र दे देता है, किंतु उसके पीछे का कारण है मृणाल का जीवन जो प्रमोद की स्मृतियों में जिंदा है, अर्थात उपन्यास में वर्तमान और भूतकाल दोनों हैं। स्वतंत्रता के पूर्व जो सामाजिक स्थितियां थीं वे भी इस यथार्थवादी उपन्यास में किसी न किसी प्रकार से अभिव्यक्त हुई हैं। प्रेम होना किसी भी काल में संभव हो सकता है। त्यागपत्र 20वीं सदी के पूर्वार्ध का उपन्यास है। मृणाल को उसकी सखी शीला के भाई से प्रेम हो जाता है और इस बात का पता चलते ही मृणाल की भाभी उसे बेत से पीटती हैं। परिवार की लाज बचाए रखने के लिए उसी समय किसी अधेड़ वय के विदुर से मृणाल की मर्जी के ही बिना उसकी शादी कर दी जाती है। मृणाल भी अपने प्रेमी के साथ भाग जाना नहीं चाहती और चुपचाप ब्याह कर लेना और ससुराल चले जाना उचित समझती है। प्रस्तुत घटना से उपन्यासकार जैनेन्द्र जी यह बताना चाहते हैं कि उस समय प्रेम करना शायद अपराध माना जाता था और नारी को प्रेम करने की और अपनी इच्छा से शादी करने की स्वतंत्रता नहीं थी। शायद इसी की एक वजह यह भी हो सकती है कि परिवार समाज में अपनी मान एवं प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहता था। आइए अब त्यागपत्र उपन्यास के वातावरण को समझने की कोशिश करते हैं। उपन्यास के कुछ दृश्यों को कथा के साथ देखते हुए नायिका मृणाल का अपना कहा जा सके ऐसा हमजोली पात्र सिर्फ एक ही है और वह है प्रमोद, जो कि उसका भतीजा है जो उससे 4-5 साल ही छोटा है। दोनों में आपस में बहुत बनती है। बचपन की कुछ हरकतों और शरारतों का जिक्र उपन्यासकार ने कुछ इस प्रकार से किया है। वह शहर के बड़े स्कूल में बग्घी में पढ़ने जाती थी और घर आकर जो नई शरारतें वहां होती वह अकेले में सब प्रमोद को सुनाती थी। आज मास्टर जी को ऐसा छकाया कि प्रमोद तुझे मैं क्या बताऊं कहकर वह ऐसा ठहाका मारकर हंसती थी कि मैं देखता ही रह जाता था। यहाँ बुआ के बग्घी में स्कूल जाने का उल्लेख है जो स्वतंत्रता पूर्व के वातावरण को प्रस्तुत करता है। मृणाल का आरंभिक आचरण बहुत ही स्वाभाविक है। उसमें स्कूल की एक लड़की का खुलापन है, चहक है, शीला के भाई के साथ प्रेम संबंध होना और उस वक्त उसके मन की महक बड़ी ही सहज है। वह प्रमोद से कहती है कि मैं चिड़िया बनना चाहती हूँ। कभी वह प्रमोद के साथ खूब दूर सबसे ऊंची पतंग उड़ाना चाहती है। इस प्रकार मृणाल जन्म से ही मानो हृदय में मानसिकता लेकर पैदा हुई है। वह स्वयं अपना पथ निर्माण करती है, उसे अपनी ही आंखों से देखती है और उसे अपने ही पैरों से चलकर बैसाखी लगाकर नहीं तय करती है। यहाँ पर उसे जैनेन्द्र जी 20वीं सदी की एक जागृत महिला के रूप में दिखाते हैं। पति के घर में मृणाल की मैके के घर की तरह ही बेतों से पिटाई होती थी जो उसे बहुत ही असहनीय थी। पहली बार जब प्रमोद की माँ ने मृणाल को बेत से पीटा तब भी वह नहीं रोई थी, पर उस दिन से बुआ की हंसी गुम हो गई थी। पति के द्वारा पिटने पर वह प्रमोद से उसका कारण बताती है। मैं खराब हूँ प्रमोद, इसलिए मुझे मारते हैं। मृणाल को उसका भाई ससुराल वापस जाने के लिए समझाता है, संस्कार देता है। वह कहते हैं यह झूठ नहीं है मृणाल, पत्नी का धर्म है पति का घर, उसका धर्म कर्म और उसका मोक्ष भी वही है। तुम यह समझ रही हो ना बेटा। यहाँ पर हमें समाज के बंधन एवं संस्कारों का वातावरण दिखाई देता है। प्रमोद की माँ का अवसान हो जाने के बाद
बुआ के पत्र मिलने पर प्रमोद जब अंतिम बार बुआ से मिलने जाता है तब बुआ की हालत दर्दनाक थी। लेखक द्वारा वहां का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। जहां नगर की सड़ांध रहती है वहां पर वह रहती है। अधेड़ अवस्था की वेश्याएं, बेकार मजदूर, पेशेवर भिखमंगे, कानून की आंख और चंगुल से बचकर छिपकर गलत काम करने वाले चोर, उचक्कों के लोगों की रहने की वह जगह थी। बुआ की अवस्था के लिए पास में बैठे लोग चिंतित थे, पर उनकी बातों से, खुलेपन से जी में मानो मेरे मितली चढ़ती थी। मेरा मन खराब हो जाता था। बुआ के प्रति उनका आदर प्रकट था। उनके लिए सभी तू और इसका व्यवहार करते थे। हया शर्म वहां पर नहीं थी और बुआ की खाट के पास भी उनसे भद्दे इशारे हुए बिना भी नहीं रह रहे थे। यह वर्णन जो प्रमोद अपनी लेखनी से करता है वह सचमुच नरकीय वातावरण खड़ा कर देता है। निचले दर्जे के लोगों का समाज यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बुआ अंत में प्रमोद से कुछ सहायता चाहती है। वह समझाती है, खूब कमा और कमा कर सब इस गड्ढे में ला पटका कर। रुपए के जोर से यह नर्क कुंड स्वर्ग बन सकता है। ऐसा तो मैं नहीं चाहती, फिर भी कुछ न कुछ काम तो आ ही जाएगा। इस प्रकार वह उस नर्क कुंड की बात करती है। उन लोगों की आर्थिक सहाय के लिए वह प्रमोद से कहती है, पर प्रमोद की समझ में यह नहीं आता। इस प्रकार उस नगर के मोहल्ले में रहने वालों की आर्थिक स्थिति भी दर्शाई गई है। यह हम कह सकते हैं कि सामाजिक और यथार्थवादी उपन्यास से मनोवैज्ञानिक उपन्यास में देशकाल और वातावरण भिन्न होता है। यहाँ पर देशकाल और वातावरण प्रत्यक्ष रूप से नहीं पर संवादों के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। इस प्रकार उपन्यास में देशकाल और वातावरण की कथा की आधारशिला होते हैं। इनके माध्यम से उपन्यास यथार्थ, सशक्त और प्रभावशाली बनता है तथा पाठक के मन पर स्थायी प्रभाव छोड़ता है। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में हम त्यागपत्र उपन्यास की भाषा शैली के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः परः